हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 14 को। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं वह सभी स्टूडेंट अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। आज की इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नंदन नीलकेड़ी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नंदन नीलकेड़ी कौन है दोस्तों? तो यह आपके इन्फोसिस के सह संस्थापक यानी को फाउंडर हो जाते हैं और बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नंदन नीलकेड़ी की यह पुस्तक हो जाती है रिब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एस्पिरेशन। यह आपको याद रखनी है पुस्तक, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि जो आपके इन्फोसिस है, इन्फोसिस की स्थापना किसने की थी? तो एन.आर. जो आपके नारायण है, एन.आर. नारायण मूर्ति इसके संस्थापक माने जाते हैं इन्फोसिस के। और सीईओ अभी इन्फोसिस के भी हाल ही में नियुक्त किए गए कौन? तो सलील पारेख, ठीक है। और इन्फोसिस कैसी कंपनी है? यह एक प्रमुख जो आपकी आईटी सेवा कंपनी हो जाती है, याद रखिएगा इन्फोसिस, ठीक है। चलिए, इसको कब आपका स्थापना किया गया था? तो 1981 में पूरे महाराष्ट्र में इन्फोसिस की स्थापना की गई थी। यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहू बेगम का मकबरा जो है यह आपके फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फैजाबाद की बात करें तो यह अयोध्या जिले में स्थित है। अभी हाल ही में फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के चंद्रनगर कर दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें फैजाबाद किस रूप में जाना जाता था तो यहाँ पे आपकी इसे हम सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं। यहाँ पे जो कांच की चूड़ियाँ होती है यह 200 वर्ष पहले से यहाँ पे बनाई जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो दोस्तों किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास। श्री गुरु अमरदास इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। अगर बात करें कि जो यह आपके सिख गुरु हैं, कुल टोटल कितने सिख गुरु थे? टोटल आपके 10 सिख गुरु थे। वहीं अगर बात के पहले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक पहले सिख गुरु थे। वहीं गुरु गोविंद सिंह आपके अंतिम गुरु रहे सिख संप्रदाय के। और सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक, उन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे कि जो आपके 26 दिसंबर होता है ना, 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत के उपलक्ष्य में यह पूरे देश भर में मनाया जाता है। 26 दिसंबर को आपके वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी हो जाती है अम्मान, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाती है। मुद्रा दिनार हो जाता है और यह एक अरब देश हो जाता है। वहीं अगर बात करें मनामा, तो मनामा किसकी राजधानी होती है? तो मनामा यह बहरीन की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। पहले तो हो जाता है आपका भारत, दूसरा हो जाता है आपका चाइना। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, यह आपका एक क्रम हो जाता है। एशिया में जो आपका तीसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश हो जाता है वह इंडोनेशिया हो जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है जकार्ता और मुद्रा हो जाती है यहाँ की इंडोनेशियन रुपया। और जो इसकी राजधानी जकार्ता है ना, वो जावा द्वीप पे स्थित है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने अपना जो जकार्ता राजधानी है उसको बदलने की फैसला की है, उसे बदलकर नुसंतारा करने की घोषणा की है, जो कि बोर्नियो द्वीप पे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है।
और उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है, तो यह आपकी शिप्रा नदी किनारे स्थित है। तो यह जो आपका महाकालेश्वर मंदिर है यह उज्जैन में ही स्थित है, याद रखिएगा। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हो जाता है। वहीं अगर बात की मीनाक्षी मंदिर की, तो यह तमिलनाडु में, रंगनाथ स्वामी मंदिर यह आपके कर्नाटक राज्य में, और यह बृहदेश्वर मंदिर यह भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत में पहला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तो दोस्तों भारत में जो पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था वह इनमें से किसको किया गया था, तो अजंता की गुफा आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अजंता के साथ साथ, अजंता कब घोषित किया गया था, 1983 में। तो 1983 में अजंता के साथ साथ आपका ताजमहल भी घोषित किया गया था। ताजमहल और आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला और आपका एलोरा का गुफा, ठीक है, एलोरा का गुफा। तो यह आपके 1983 में यह पहला आपका यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। कौन कौन से आपके यहाँ पे अजंता की गुफाएं के साथ ताजमहल, आगरा का किला और एलोरा, यह सभी आपके 1983 में यूनेस्को में जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी और दार्जिलिंग पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी आपके लघु हिमालय में स्थित हैं। लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, आँख की बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं का रक्षा करता है वह है। तो दोस्तों जो आँख का बाहरी सफेद हिस्सा होता है जो कि आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करती है उसे हम स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें जो आपके आंखों का अध्ययन होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो आंखों का अध्ययन नेत्र विज्ञान और जिसे हम ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह आपकी आंखों से संबंधित आपके सारे यहाँ पे अध्ययन किए जाते हैं। वहीं अगर बात की आंखों से संबंधित जो आपकी बीमारी होती है वह कौन कौन सी हो जाती है, जैसे कि आपकी ग्लूकोमा, रतौंधी, मोतियाबिंद, यह सभी आपकी आंखों से संबंधित बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता का जो संविधान में उल्लेख किया गया वह आर्टिकल आपके 44 में है, यानी अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता की मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि यह कोई भी राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि यह जो आपका लागू किया जाएगा उस राज्य में वहाँ पे किसी धर्म के आधार पे किसी वर्ग को आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान रखा जाएगा। तो यह आपका इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, द नेम सेक के लेखक कौन है, तो दे जो आपके नेम सेक हैं यह किसकी पुस्तक हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, झुम्पा लाहिड़ी की यह पुस्तक हो जाती है, लाहिड़ी की द नेम सेक। वहीं अगर बात की सलमान रुश्दी की, तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की फेमस बुक हो जाती है। वहीं चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत की 5 पॉइंट्स समवन हो जाता है, इनकी पुस्तक याद रखेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भूदान योजना यानी भूमि उपहार आंदोलन का संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा भूदान योजना जो आपकी थी वो किसने शुरू की थी, तो विनोबा भावे आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे की बात करें तो यह आपके विनोबा भावे भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें रामन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1958 में रामन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले यह पहले व्यक्ति हो जाते हैं। रामन मैग्सेसे पुरस्कार को हम क्या जानते हैं, तो एशिया का नोबेल भी कहा जाता है उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पलामू वाघ संरक्षण रिजर्व स्थित है, तो याद रखिएगा यह आपके झारखंड राज्य में हो जाता है। झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड की राजधानी रांची। और झारखंड के बारे में बात करें तो दोस्तों झारखंड जो है अभी यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने कौन, चंपई सोरेन जी, और यहाँ के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अभी दोस्तों सीपी राधाकृष्णन को 2 अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कहाँ कहाँ का, एक तो आपका तेलंगाना की जो आपकी तेलंगाना कि गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अभी इस्तीफा दे दिया है, तो तेलंगाना का प्रभार और पांडुचेरी का प्रभार यह दोनों आपके सीपी राधाकृष्णन को दिया गया है। तो यह झारखंड के गवर्नर के अलावा तेलंगाना और पांडुचेरी के भी अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। तो यह बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डैश में लागू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यह 1972 में लागू किया गया था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यह आपका क्या होता है दोस्तों, तो यह आपके जो
आपके पशु पक्षी होते हैं, वन्य जीवों की रक्षा के लिए यह आपका लागू किया गया है। वहीं अगर बात करें कि जो आपका वन्य संरक्षण अधिनियम होता है उसके तहत आपका विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। तो यह 3 मार्च को आपका प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इन्हें आप याद रखिएगा। और यह प्रथम बार कब मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस? तो यह प्रथम बार 2014 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो लक्षद्वीप समूह का जो दक्षिणतम भाग है वह हो जाता है आपका मिनिकॉय। वहीं लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो कावारत्ती इसकी राजधानी हो जाती है। लक्षद्वीप की वर्तमान में जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी प्रशासक हैं वह हो जाते हैं प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, अगर बात करें लक्षद्वीप के मिनिकॉय के मालदीव से कौन अलग करता है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सी डिग्री आपकी स्थित है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच आपकी कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पे आपकी 8 डिग्री चैनल हो जाती है, इसे आप याद रखा करिए। ठीक है, मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का हिस्सा है और मालदीव आपका अलग है, अलग देश है, तो यह इसके बीच स्थित है आपका 8 डिग्री चैनल। मालदीव की राजधानी माले हो जाती है, यहाँ पे मालदीवियन रुपया चलता है। और यहाँ के वर्तमान में भी यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं वह बने हैं कौन? मोइनुद्दीन। ठीक है, हाँ ठीक है, मोहम्मद मोइजू आपके मालदीव के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन कहाँ पे होने वाली है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबानी करने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर हो जाती है। अभी यहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी नहीं गुजरती है, पूछिए। ठीक है, तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। मैक्सिको इधर राइट आंसर। मैक्सिको की राजधानी हो जाती है मैक्सिको सिटी और यहाँ की मुद्रा हो जाती है आपकी पीसो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वहीं अगर बात की भूमध्य रेखा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे जीरो रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में जो स्थित आपके राज्यपाल हैं वह अध्यादेश किस प्रकार जारी करेंगे? तो 213 के अंतर्गत 213 में यह आपका उपबंध दिया गया है कि जब आपके राज्य में विधानमंडल सत्र नहीं होगा तब आपके आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। और वहीं इसी प्रकार आपके केंद्र में भी है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वह आर्टिकल 123 के तहत करता है। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति करता है कि जब संसद के सत्र या अवकाश होता है ना, तब वह आपके उस दौरान राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। तो 123 में आपके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और वहीं जो आपका 213 है उसमें आपके राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। यह दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मुर्रा एक नस्ल है। मुर्रा किस प्रकार की नस्ल है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मारा गया था? तो याद रखिएगा जो आपके सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, वह आपके जहांगीर ने उनको मारा था। जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की बात करें तो यह इनका जो नाम था, इसका नाम सलीम हुआ करता था। सलीम अकबर के बड़े पुत्र थे जिसका नाम जहांगीर रखा गया बाद में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। वहीं 1815 में आत्मी समाज की स्थापना की गई और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अंत किया था। याद रखिएगा। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की तो राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने दिया था। वहीं राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर बात करें आपके
स्वामी दयानंद की, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु के राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। यह पहला आपका आक्रमण करने वाला भारत में मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आयात निर्यात एक्सिम बैंक स्थापित होता है। तो आयात निर्यात जो एक्सिम बैंक स्थापित हुआ था वह कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, सॉरी 1982 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, तो वह हो जाती हैं आपकी कमलजीत सिंधु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कमलजीत सिंधु किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो यह पंजाब से बिलोंग करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पीटी उषा की बात करें तो यह आपके दौड़ से संबंधित हो जाती हैं, एथलीट हैं। और हिमा दास की बात करें, यह भी आपकी दौड़ से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें कर्णा मल्लेश्वरी की, तो यह भारोत्तोलन से संबंधित हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी स्थित है आपके लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है आपका। लद्दाख इज द राइट आंसर। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह हो जाती है। वहीं अगर बात करें लद्दाख के जो वर्तमान प्रशासक हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वह बी डी मिश्रा हो जाते हैं। और लद्दाख में ही स्थित आपका हैवेस नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे पेंगोंग झील स्थित है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह हो जाता है आपका कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पठारी से निकलती है सोन नदी, जहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। जनाबाव से पहाड़ी से बात करें तो मध्य प्रदेश के जनाबाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से आपकी दामोदर नदी निकलती है झारखंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला था आपका शासक बलबन। बलबन जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन था, यह इल्तुतमिश का पुत्र था। याद रखिएगा, यह आपके मुगल जो आपका गुलाम वंश था, गुलाम वंश का 9वां शासक था। याद रखिएगा बलबन। ठीक है, इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, साथ ही सिजदा और पाबोस की नीति भी अपनाई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान आपके मैसूर का शासक था, कर्नाटक के मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है यह आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को आपकी किसकी बर्थडे होती है? तो यह मेजर ध्यानचंद जी की जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हम आपके हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है वह मत्स्य पुराण हो जाता है, जिसमें आपके भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन थे इसके रचयिता? तो राइट आंसर हो जाएगा जो मोहम्मद इकबाल थे। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचयिता के, याद रखिएगा, लेखक हो जाते हैं, रचना किए हैं इन्होंने। वहीं अगर बात करें कि आपके महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके खेल कूद से हो जाता है अर्जुन पुरस्कार। अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 29 लोगों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है आपके सरोजिनी नायडू को। इन्हें हम क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोकिला। ठीक है, यहाँ स्वर कोकिला पूछे, अगर आपसे भारत की स्वर कोकिला बोले तब लता मंगेशकर होगा, अगर भारत की कोकिला बोले तो सरोजिनी नायडू होगा। सरोजिनी नायडू की बात करें, यह आपके भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी गई थी। और कहाँ की बनी गई थी? तो यह बनी थी आपके उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि ये भारत में पहली आपकी राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला हो जाती हैं। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की थी। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न जीव, वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे सरोजिनी नायडू की जो पुस्तक है ना वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एक तो इनकी पुस्तक हो जाती है कौन सी? तो इनकी पुस्तक हो जाती है आपकी
ठीक है, सरोजिनी नायडू की पुस्तक की बात करें तो गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पुस्तक हो जाती है, और द बर्ड ऑफ टाइम, ये दो पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न जीवों में से कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक से नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका चीता आपका प्रकृति से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध विद्वान नैनपुल ने किस लघु अकबर की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा नैनपुल ने किस लघु अकबर की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर हो जाता है आपके, इसने दी थी तो दारा सिकोह को जो प्रसिद्ध विद्वान नैनपुल था, इसने लघु अकबर की संज्ञा दारा सिकोह को दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दारा सिकोह की हत्या किसने की थी, तो औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या कर दी थी, जो कि दारा सिकोह अकबर जो आपका औरंगजेब था, औरंगजेब का बड़ा भाई था और यह शाहजहां का बेटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव कहाँ विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह ठाणे महाराष्ट्र को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय नदियों की बात करें तो यह आपके 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वह कौन सी हो जाती हैं? तो याद रखिएगा 2 नदियां आपकी, एक तो हो जाती हैं आपकी हिमालय वाली नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं, दूसरी हो जाती हैं आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करें तो यह पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ और आपकी हिमालय नदियाँ हो जाती हैं। हिमालय नदियों की बात करें तो यह आपके हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वह वर्ष भर बहती हैं, और जो प्रायद्वीपीय आपकी नदियाँ हो जाती हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलती हैं, वह नदियाँ आपके मौसम में ही सिर्फ बहती हैं। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग बहती हैं, यह पूरे वर्ष नहीं बहती हैं। याद रखिएगा 2 विभाजित किया गया आपके भारत की नदियों को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न नगरों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रनगर सही सुमेलित नहीं है। अब कैसे सही सुमेलित नहीं है? आप लोगों ने सोचा होगा अरे फर्रुखाबाद का नाम तो चंद्रनगर है, लेकिन बात की जाए अगर माधवपुरी मथुरा का प्राचीन नाम था, बाद में माधवपुरी को बदल के मथुरा कर दिया गया। ब्रह्मवत जो था उसका नाम बदल के बिठूर कर दिया गया, और यहाँ पे ब्रह्मसाड़ी का नाम बदल के बरसाना कर दिया गया। लेकिन जो ये फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर किया है, तो चंद्रनगर इधर होना चाहिए था, फर्रुखाबाद इधर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होन्शु नामक जो द्वीप है वह तेल के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आप सबके प्रीवियस ईयर से आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं। आप सबके आरपीएफ के लिए यहाँ पे हम टोटल कितने क्वेश्चन कराते हैं डेली? तो डेली हम इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन कराते हैं आपके आरपीएफ के लिए, जीके जीएस। तो ये 50 में से आपको कितना याद होता है, आप लोग कितना याद कर लेते हैं और कितना आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, वह सभी हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करिए। आप सभी जानते हैं आरपीएफ की वैकेंसी आपके 2-4 साल बाद आई है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस बार सिलेक्शन लेके मानिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आप ओवर एज हो जाएंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम फिर आ जाए। अभी आपने देखा ही कि कोरोना काल के बाद वैकेंसी कितनी ढीली पड़ गई थी, वैकेंसी आ नहीं रही थी। तो अब जब आई है तो आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मेहनत करिए और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा की प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो पहले जो 1935 में संविधान सभा की सुझाव को प्रस्तावित करने वाले कौन थे? तो एम.एन. रॉय जाते हैं, इनका पूरा नाम क्या जाता है एम.एन. रॉय का? तो मानचंद्र नाथ इनका पूरा नाम हो जाता है, मानचंद्र नाथ राय। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो है यह पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपके तमिलनाडु का उत्सव हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कब की गई थी सबसे पहली जनगणना? 1972 में की गई थी। ठीक है, 1972 में आपकी की गई थी सबसे पहली जनगणना। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुजारी जो है या प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ
नहीं है, ठीक है, आपसे नहीं पूछा है। रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो पुजारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि भेदभाव का जो आपका उल्लेख किया गया आर्टिकल 15 में किया गया, इसमें आपके जन्म स्थान, लिंग और इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर। वहीं 17 की बात की तो यह आपके छुआछूत का अंत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके कपास से संबंधित हो जाता है, सिल्वर फाइबर क्रांति यानी सुनहरी रेशा क्रांति, ठीक है। बात करेंगे कपास के बारे में, तो कपास आपकी काली मिट्टी में हो जाती है जिसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं। कपास में उत्पादित आपका भारत में प्रथम राज्य कौन सा हो जाता है, आपका हो जाता है गुजरात, ठीक है। कपास की बात करें तो कपास जो है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पूरे महाराष्ट्र में स्थित है और प्रतिवर्ष आपका कपास दिवस कब मनाया जाता है, कपास की जो आपका मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस की बात करें तो यह आपका प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 7 अक्टूबर को आपका विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। तो नाइट्रीकरण जो है यह अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया हो जाती है। तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आरपीएफ के लिए जीके जीएस के कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो 50 क्वेश्चन डेली कंप्लीट करते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ आपका कौन सा प्रैक्टिस सेट था, यह हमने 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। तो आप अगर देखिए 1 से लेके 14 प्रैक्टिस सेट तक बीच हम कितने क्वेश्चन करा चुके हैं, सारे आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप सब उसे रिविजन करते रहिए और अपना तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए। आप सभी जानते हैं अप्रैल से फॉर्म इसका अप्लाई करना शुरू हो जाएगा, आप लोग भी बढ़िया से अप्लाई करिएगा फॉर्म को और कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, आपको सिलेक्शन मिलेगा जरूर। और फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।